गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वह है विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा कि आपको इसके पहले भी बताया गया था, विटामिन के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो आपको दी जा चुकी है। उसमें आपको बता दिया गया था कि विटामिन का क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर के क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और उसमें उसके बाद बताया गया था कुछ ऐसे विटामिन्स नहीं होते हैं फिर भी वो विटामिन्स का कार्य करते हैं, जिन्हें हम प्रो विटामिन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताया गया था कि विटामिन्स के प्रकार, तो उसमें आपको पहले ही बता दिया विटामिन्स के प्रकार। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो पिछली वीडियो में आपको बता दी गई कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है, वो उनके स्रोत क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और उनसे होने वाली जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अभी पुनः हम आपको बताते हैं कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के होते हैं। उसके बाद जो उसका सेकेंड पार्ट आता है विटामिन का वो है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, इसके अंतर्गत मुख्यतः दो ही प्रकार के विटामिन आते हैं, वो होते हैं विटामिन बी और सी। ये दो प्रकार के विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? जैसा कि आपको यह बोर्ड पे सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये इस नाते आवश्यक हैं क्योंकि इनके द्वारा हमारे शरीर में घटित होने वाली घटनाओं को, जैसे कि पाचन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, तमाम तरह की ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वह इनके द्वारा संपन्न होता है। साथ में इनकी कमी होने पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता जो नहीं चलती हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें पता कर सकते हैं। आइए इसे हम ब्रीफ में करते हैं। सबसे पहले आप देखिए विटामिन B1 दिया गया है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। ये इसका जो स्रोत होता है ये कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है? तो ये प्राप्त हो सकता है मांस, हरी सब्जियां, अनाज के छिलके, दूध, यकृत, यीस्ट, अंडा इत्यादि में ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? इनका मुख्य रूप से कार्य जो होता है वह एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अब जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो वो एंजाइमेटिक क्रियाएं करेगा। तो इन एंजाइमेटिक क्रियाओं को, मतलब एंजाइम्स के एक तरह से उत्प्रेरकी क्रियाओं को तोड़ने में और एंजाइम्स के रूप में ये विटामिन B1 पाया जाता है। साथ में ये अम्ल के उपापचय में भी भाग लेता है। बहुत फेमस एक रोग है जिसे हम बेरी के नाम से जानते हैं, वो किसके कारण होता है? विटामिन B1 के या थायमिन के कारण होता है। इसके बाद आता है सेकंड वाला विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे डॉक्टर कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब दवा की पर्ची लिखते हैं, तो जो दवा आप लेते हैं उसमें क्या होता है? आपका राइबोफ्लेविन नाम का एक फॉर्मूला भी होता है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः स्रोत क्या होता है? अंडा होता है, यीस्ट होता है, पनीर होता है, गेहूं होता है, यकृत होता है और साथ में और भी सारे इसमें हरी पत्तियां भी होती हैं। ये बहुत सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं, इसके मुख्यतम स्रोत होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन के उपापचय में, जब हमारे शरीर में क्या होता है? प्रोटीन का उपापचय होता है, जो आला फर्स्ट में हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बाद बताए थे, उसमें ये क्या करता है? ये FAD और FMN के घटकों के रूप में काम करता है। अर्थात इनको क्या ना पचाने में, इनको तोड़ने में काम करता है। और इसकी कमी से क्या होता है? 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला है किलोसिस, मतलब होंठ का फटना। उसके बाद है ग्लोसाइटिस, मतलब जीभ में सूजन। और डर्मेटाइटिस या त्वचा का फटना होता है। ये आजकल के समय में अपने वहाँ तो बहुत कम है, लेकिन कुछ
जगहों पे स्पेसिफिकली तौर पे देखा जाए तो जहाँ पे शुष्क मौसम है यहाँ पे इन सब की ज़्यादातर कमी देखी गई है। होंठ का फटना, ग्लाइकोसाइटिस, जीभ में सूजन, डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना, ये कंडीशन तब दिखता है जब कोई पर्वतारोही किसी पर्वतों पे चढ़ने का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कभी कमी होने लगती है और साथ में क्या होता है प्रोटीन का उपापचय तेजी से होने लगता है, तो वो पहले ही खत्म हो जाती है, उसके कमी के कारण ये दिखाई देता है। उसके बाद थर्ड आता है विटामिन B3। इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, पेंटो मीन्स होता है 5, हो सक इसके जो फॉर्मूले हैं उसमें यह 5 रूपों में 5 तरह के कार्बन को लेकर के बनता होगा। यह मुख्य रूप से क्या है? यकृत, मूंगफली, ईस्ट, दूध और मांस में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये कोएंजाइम ए यानी सह एंजाइम के घटकों के रूप में काम करता है। यानी कोएंजाइम ए, एस्टिल कोएंजाइम्स का नाम आप सुने होंगे जब आप क्रेब्स साइकिल्स पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र आता है। इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का रोग होता है जिसे हम डर्मेटाइटिस नाम के नाम से जानते हैं, जिसको हम सामान्य तौर पर त्वचा का फटना कहते हैं। इसके बाद आपका आता है विटामिन B5, यानी कि विटामिन B5 को PP के नाम से भी जाना जाता है। PP एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें एक तरह से महत्वपूर्ण इसका कार्य है जो बहुत सी चीज़ों को दर्शाने का काम करता है। जब आपको क्रेब्स साइकिल्स बताया जाएगा तब आपको इसमें PP का मतलब बता देंगे। आप देखे होंगे इसमें क्या विटामिन B5 में निकोटेनिक अम्ल पाया जाता है। निकोटेनिक अम्ल की प्रचुर मात्रा क्या होती है? अनाज, दालें, दूध, यकृत और मांस होता है। यह किस कार्य में आवश्यक होता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उपापचय में आवश्यक NAD निकोटेनिक एसिडिक जो होते हैं डाइफॉस्फेट या NADP के घटकों के रूप में होता है। इसका क्या होता है? उपापचय में आवश्यक NAD व NADP के घटकों के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, जितने शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं इसका जब वीडियो आपको कोशिकी सेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इनका सही रूप से नाम क्या है। उसमें हम आपको बाकायदे से बता देंगे इनका सही रूप से नाम क्या है, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में बस इतना ही जानना कि ये NAD है और NADP के घटक के रूप में कौन काम करता है? विटामिन B5। इसको निकोटेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? चर्मदाह या पेलेग्रा रोग होता है। चर्मदाह या पेलेग्रा रोग होता है। जीभ व त्वचा पर दाने व पपड़ी पड़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद चर्म रोग जिसे बोला जाता है वो होता है। इसके बाद अगला जो है आपका विटामिन B6 है। विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे पायरिडॉक्सिन के नाम से दवा भी आती है। असल में क्या होता है? पैराडिक्सिन के नाम से दवा भी आती है और वह मुख्य रूप से किस रूप में काम आता है? रुधिर अल्पता। अल्पता मीन्स होता है रुधिर की बहुत ही कम मात्रा बनना, अल्पता के रूप में कहलाता है। इसका मुख्य रूप से जो सोर्स होता है वह शुष्क फल होता है, अनाज होता है, ईस्ट होता है, जिगर होता है, मांस होता है, अन्य और बहुत सारी मछलियां भी होती हैं इसके क्या नाम है कि मुख्य स्रोत के रूप में। ये काम क्या करता है? ये प्रोटीन व एमिनो अम्ल के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइमों के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? पैराडॉक्सिन क्या होता है? जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल का जब उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें जो भाग लेने वाले एंजाइम्स होते हैं उससे के ये एंजाइम होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है? रुधिर अल्पता होती है, चर्म रोग होता है, पेशी ऐंठन होती है, कमजोरी महसूस होती है और सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण एक चीज इसमें दिखाया गया है, वृक्क में पथरी, किडनी की पथरी इन्हीं के कमी के कारण होती है। क्या होती है? इन्हीं के कमी के कारण होती है, विटामिन B6 के कारण होती है। इसके बाद आपका आता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 इसका साइंटिफिक तौर पे नाम जो है साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे साइनोकोबालामिन वो लोग बोला करते हैं, तो साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य स्रोत होता है दूध, अंडा, मांस, यकृत, मछलियां इत्यादि।
में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से क्या है, कार्य क्या होता है, रुधिराणुओं व न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में योगदान देना। रुधिराणुओं का मतलब आप जानते हो ना, प्लेटलेट्स की नाम सुने होंगे जब आप कभी किसी समय रुधिर के बारे में पढ़े होंगे, तो वो रुधिराणुओं का नाम प्लेटलेट्स होता है। उस समय ये जो विटामिन B12 होता है उनके निर्माण में भाग लेता है। साथ में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हैं, इनके निर्माण में ये भाग लेता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पर्निसिया एनीमिया नामक रोग होता है। साथ में क्या होता है, तंत्र की गड़बड़ियां होती हैं। उसके बाद अब आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये अकेले एक तरह से है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। ऐसे में अभी आपको मिलेगा विटामिन एच, जो आगे की क्लासों में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रचुर मात्रा सबसे ज्यादा आंवला, उसके बाद मौसम्बी, उसके बाद संतरे, उसके बाद हरी सब्जियां, साथ में नींबू, रसीले फल आदि में ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, इसका मुख्य रूप से कार्य होता है क्रेब्स चक्र में सहायक व अस्थियों के मैट्रिक्स के निर्माण में भाग लेना होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है, कोशिकीय श्वसन की जब क्रिया होती है तो उस समय ही यह क्रिया स्टार्ट होती है और अस्थियों के मैट्रिक्स का निर्माण में ये भाग लेता है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, मतलब मसूड़ों से रुधिर का स्राव होना, ये क्या कहलाता है, स्कर्वी रोग कहलाता है। और वजन में कमी, शरीर के वजन में कमी भी इसी के कारण आती है। उसके बाद आप आइए लास्ट में फोलिक अम्ल आता है। आजकल के टाइम में क्या होता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन्स को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स का कभी अपने प्रिस्क्रिप्शन से लिखता है तो फोलिक एसिड लिखता है, साथ में आयरन के साथ फोलिक एसिड या फोलिक एसिड के साथ क्या आता है, आयरन लिखता है, ताकि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आगे देखिए। इसकी जो प्रचुर मात्रा में होती है, हरी पत्तियां होती हैं, सोयाबीन होती है, इष्ट होते हैं, यकृत होते हैं, गुर्दा होते हैं, ये तमाम तरह के इसके मुख्यतम स्रोत होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय तथा रुधिराणुओं के निर्माण में योगदान देता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा है, न्यूक्लिक अम्लों के उपापचय, यानी जो हमारे अंदर जो एक तरह से ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनके उपापचय, उनके मेटाबॉलिज्म में, और हमारे शरीर में जो रुधिराणु होते हैं उनके निर्माण में भाग लेता है। अभी हमने इसके पहले आपको रुधिराणुओं के बारे में बताया है कि ये प्लेटलेट्स होते हैं। एक WBC क्या होता है, एक RBC, दूसरा WBC और तीसरा क्या होता है, रुधिर प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें हम रुधिराणुओं के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से इसके भाग होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होती है। देखिए विटामिन B6 और फोलिक अम्ल लगभग सेम है। धीमी वृद्धि होती है, शरीर की क्या होती है, धीमी वृद्धि होती है। आप इसमें आपका ये एक तरह से देखा जाए तो लास्ट टॉपिक होता है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है, ये हमारे शरीर का लगभग पूरे वजन का 4 से 5% को मेंटेन करने का काम करता है। यानी हमारे शरीर का जितना वजन होगा उसमें 4 से 5% भाग जो है हमारे लिए खनिज लवण होंगे। इन्हें हम अल्प मात्रा में ही, ये हमें अल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम भोजन से हम प्राप्त कर लेते हैं, जो भोजन से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इनके अल्प मात्रा में आवश्यक होने के कारण इन्हें हम अल्प पोषक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्प पोषक के नाम से जानते हैं। इनकी छोटी सी मात्रा ही हमारे उपस्थित होने के कारण शरीर की जो सुचारू क्रियाशीलता है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। यानी एक्टिविटी ऑफ बॉडी बहुत ही तेज होने लगती है। जैसे कि आप देखिए, इसके उदाहरण के तौर पे आपका है कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ETC, ये सारे इसके उदाहरण हैं।
ये सारे के सारे धीरे धीरे हमें किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अन्य जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो आपका टॉपिक था विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये एक तरह से आपका समाप्त हो गया। अब आने वाले में आपको वाटर थोड़ा सा बताया जाएगा और उसके बाद वाटर के बारे में आप बाकायदे से देख लीजिए। साथ में इसके बाद आपको आने वाले टाइम में हम कोशिकीय शोषण के बारे में कुछ अच्छे तरीके से आपको नोट्स देने का काम करेंगे, वीडियो देने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही आप मुझे इम्प्रूव करते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और अच्छे से हम आपको क्या कर सकें, आपको अच्छे से अच्छे वर्क करके दे सकें। थैंक यू।